चलो तो इसका थर्ड पार्ट भी आ गया है। ठीक है, जिसमें लघुत्तरी और विस्तृतोत्तरी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को भी अच्छे से देखना ताकि तुम्हें सारे प्रश्न याद हो जाए। ठीक है ना। यहाँ तक बता चुके थे। ठीक है, ये लघुत्तरी का पहला प्रश्न है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे लघुत्तरी के फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, जो लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, लोकल एरिया नेटवर्क तथा वाइड एरिया नेटवर्क की विशेषता। तो सबसे पहले हम समझेंगे लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जब हम, ठीक है, ऐसा इंटरनेट का नेटवर्क बनाते हैं जो एक सीमित सीमा के अंतर्गत होता है। ठीक है, किसी भवन के अंदर, किसी कमरे के अंदर या किसी छोटे एरिया के अंदर होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जब हम ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसका भौगोलिक दृष्टिकोण बहुत बड़ा होता है, जो बड़े एरिया के लिए हम जब इंटरनेट का नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे हमें सिर्फ विशेषता डिस्कस करनी है। तो लैन की प्रमुख विशेषता में शामिल हो गई हमारी, सबसे पहला सीमित भौगोलिक कवरेज, मतलब कि जो एरिया होगा वो बहुत कम होगा। दूसरा है उच्च डेटा अंतरण दर, मतलब जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, सीमित है एरिया। ठीक है ना, एरिया छोटा है इसलिए डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत तेज है। ठीक है ना, आमतौर पर इसको हम लोग पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, पर्सनल यूज मतलब जैसे आप लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग अपना बनाते हैं, जैसे आप आपका फोन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, वैन की तुलना में जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें कम विलंबता और उच्च बैंडविड्थ होती है। मतलब जो वैन है उसमें क्या होता है कि स्पीड स्लो हो सकती है, स्पीड स्लो हो सकती है, डाटा हम कम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा हम अपने हिसाब से चाहे जितना ट्रांसफर कर लें। ठीक है, वही है कि जैसे आपका हॉटस्पॉट है तो अपने हॉटस्पॉट से जो आप नेटवर्क बनाते हैं, किसी को आप अपना हॉटस्पॉट देते हैं, वाईफाई शेयर करते हैं, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क की कुछ प्रमुख विशेषता। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, व्यापक भौगोलिक कवरेज। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि जो इसका कवरेज है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरे सिटी में हो। जैसे अपने घर पे हम लोग इंटरनेट लगवाते हैं, तो जो हम लोग अपने घर पे इंटरनेट लगवाते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क है। जो हम लोग अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो इस वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसका एरिया बड़ा होता है। ठीक है ना, ज़्यादा एरिया के में जो हम नेटवर्क बनाते हैं, बड़े एरिया में जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की तुलना में डेटा का जो स्थानांतरण दर है वो कम होता है। जैसे लैन में हम लोग ज़्यादा डेटा एक बार में सेंड कर सकते हैं, लेकिन वैन में हम लोग कम डेटा सेंड करेंगे। किसी सेवा प्रदाता द्वारा निजी स्वामित्व या प्रबंधन किया जा सकता है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको ये इसका कनेक्शन दे सकता है। मतलब लैन आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन वैन के लिए आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी। जैसे हमें अपने घर में इंटरनेट लगवाना है तो हम एयरटेल वालों से बात करेंगे, वोडाफोन वालों से बात करेंगे, तब हम अपने घर में इंटरनेट लगवा सकते हैं। इसके बाद सार्वजनिक या निजी दूर संचार बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। मतलब ये जो चीजें हैं, वाइड एरिया नेटवर्क ये सार्वजनिक ढांचा, मतलब कि किसी का कोई ऑफिस हो, जैसे बीएसएनएल का ऑफिस है, खैर ये वाला मत लिखना, तुम तीन तीन लिखना, सिर्फ ऊपर से तीन नीचे से तीन। ठीक है ना। लैन की तुलना में उच्च विलंबता और कम बैंडविड्थ। ठीक है, तो समझ गए इसके दोनों के प्रकार। लैन की विशेषता सीमित भौगोलिक कवरेज, मतलब कम एरिया में रहता है ये। ठीक है, उच्च डेटा स्थानांतरण, मतलब जो डेटा की ट्रांसफर दर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और आमतौर पर निजी स्वामित्व रहता है इसमें। ठीक है, निजी स्वामित्व मतलब अपना पर्सनल यूज होता है। ठीक है ना, और वैन की तुलना में, ठीक है, जो बैंडविथ है वो कम होती है। वैन की तुलना में बैंडविथ इसकी कम होती है, और सॉरी विलंबता कम होती है, मतलब जो लेट है वो कम लेट में पहुंचता है, जल्दी पहुंच जाता है, और उच्च बैंडविथ होती है।
ठीक है। यहीं पर वैन की बात करें तो वैन में क्या होता है, जो एरिया होता है इंटरनेट का वो बड़ा होता है, लैन की तुलना में जो डेटा का स्थानांतरण होता है वो कम होता है। ठीक है। और किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हमें ये मिलता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हमें दिया जाता है। और लैन की तुलना में उच्च विलंबता, मतलब लैन में जल्दी डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें देर में होता है। ठीक है ना। और इसकी बैंडविड्थ भी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैन तथा वैन क्या है, अब हम लोग देखेंगे लैन वैन क्या है। ठीक है ना। और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है ये भी समझेंगे। देखो, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र जैसे घर में, कार्यालय में, ठीक है, किसी भवन में, किसी स्कूल परिसर में, यहाँ पे डेवलप किया जाता है, यहाँ बनाया जाता है। मतलब आप अपने घर में एक दो तीन कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्क बना लो जिससे वो अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, तो ये होता है लैन। ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक शहर, दो शहर, एक देश, दो देश, हाँ, लंबी दूरी में जब हम कोई इंटरनेट का नेटवर्क बनाते हैं जिसमें डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है ना। ये एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न है कि लोकल एरिया नेटवर्क कम भौगोलिक क्षेत्र में होता है और वाइड एरिया नेटवर्क ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। लोकल एरिया नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है, ठीक है ना, वो कम होती है और वाइड एरिया नेटवर्क की बैंडविड्थ ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लेंगे। और इसी तरह से, सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा होती है और वाइड एरिया नेटवर्क की बैंडविड्थ कम होती है। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन रेडी हो गए। ठीक। एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके भी देख लो कई बार। ठीक है। और 2-3 बार वीडियो को प्ले करोगे तो याद भी हो जाएगा सुन सुन के। आगे चलते हैं, है ना। प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, हमने कई बार बताया प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ठीक है। ध्यान से समझो, नियमों का समूह, ठीक है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रोटोकॉल नियमों का ऐसा समूह होता है जिसका उपयोग डाटा को सेंड तथा रिसीव करने के लिए किया जाता है। दोनों एक ही बात है। अब देखो, इंटरनेट में कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इंटरनेट में कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं इंटरनेट में जो हमने लिख दिया है। पहला है टीसीपी और दूसरा है आईपी। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट पे प्रयोग किए जाते हैं। पहला का पूरा नाम है, टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना। ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या है, यह एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट के साथ काम करता है। ठीक है। यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल अलग अलग डिवाइस के लिए, अलग अलग डिवाइस के बीच संचार करने के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है ना। टीसीपी का मतलब सीधा हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब हम लोग डाटा को ट्रांसमिट करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। यह कई नियमों का ऐसा समूह है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए भी करते हैं हम लोग। इसका इस्तेमाल हम लोग डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए भी हम लोग करते हैं। फिर से समझ लो, टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग हम लोग इंटरनेट पर डाटा को सेंड करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। यह कई नियमों का ऐसा समूह है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। समझो, टीसीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज होता है, आईपी। टीसीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज होता है, आईपी। ठीक है ना। आगे, तार व बेतार संचार प्रणाली के गुण और दोष, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। ये वहां से लिख लेना। सारे क्वेश्चन नहीं बता सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको खुद मेहनत करनी चाहिए। तो तार व बेतार संचार प्रणाली है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, आप वहां से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है। ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्या कार्य है, इसके लाभ भी लिखना है। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है, यह एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं को
या सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। ठीक है, समझो ध्यान से ऑप्टिकल फाइबर क्या है। जनरली ऑप्टिकल फाइबर का नाम सब लोग सुने हैं, ठीक है ना, बस जानते कम है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर तार एक ऐसा तार होता है जिसमें तांबे का कोई तार नहीं होता। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कांच या प्लास्टिक की बनी हुई एक नली होती है जिसमें प्रकाश के माध्यम से हम डाटा का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है ना, बस वही लिखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें सूचनाओं तथा जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। मतलब प्रकाश के जो बीम्स होते हैं, प्रकाश बीम्स के रूप में हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ठीक है, इसका लाभ है कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करता है, मतलब डेटा को बहुत तेज लेकर जाता है। डाटा की सुरक्षा यहाँ बनी रहती है, कोई भी डाटा लॉस नहीं होता। जैसे अगर तार है आपका, तांबे का तार है, ठीक है ना, नॉर्मल ट्विस्टेड पेयर है या कोएक्सियल वायर है, तो इस पे डाटा की सुरक्षा कम होती है। सपोज हमने बीच से तार काट कर वहां पे एक अपना तार जोड़ लिया और हम आपके डाटा को जान सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर इसमें ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे डेटा विश्वसनीयता। डेटा विश्वसनीयता, इसमें डेटा की विश्वसनीयता रहती है कि जो डेटा आपको सेंड किया गया है वो पूरी तरह से आपके पास पहुंचेगा, बीच में डाटा लॉस नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम ट्विस्टेड पेयर में देखते हैं या कोएक्सियल वायर में देखते हैं कि डाटा वायर में लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डाटा वायर में लॉस नहीं होता। ठीक है ना, ऑप्टिकल केबल में डाटा वायर में लॉस नहीं होता। इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नेक्स्ट में 2 क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय, ठीक है, आप अपने किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है प्राथमिक संचार मॉडल की व्याख्या कीजिए, किताब में आपका दिया हुआ है। दूसरा है मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन को समझाइए। ठीक, ये प्रश्न आप अपने किताब से देखेंगे। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है, तथा डीमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हो गया एक सुपर कंप्यूटर और एक और आपका हो गया माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और वर्क स्टेशन। ठीक है ना, जो भी है आप अपने किताब में देख लीजिएगा, सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे कंप्यूटर के प्रकार। प्राथमिक संचार मॉडल की व्याख्या कीजिए, तो प्राथमिक संचार मॉडल 2 प्रकार के, मौखिक एवं लिखित। ठीक है ना, तो मौखिक संचार मॉडल ये है कि जब हम किसी भी डाटा को बोलकर या मौखिक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो मौखिक संचार होता है। लिखित तरीके से जब हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो लिखित संचार होता है। ठीक है ना, तो यहीं पर ये आपका पेपर का जो डिस्कशन है ये यहाँ कहीं खत्म होता है। इस वीडियो को 10-15 बार जितनी बार हो सके आप देख लो, सुन लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगती है आप कमेंट करके मेरे को नीचे बताओ, हम ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, इवन बन चुके हैं, वो धीरे धीरे अपलोड होंगे। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था आप सबके लिए, ठीक, कि आप इस एक्सपेरिमेंट से अपने एग्जाम को कितने अच्छे से दे सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी मैं ऐसा वीडियो देने वाला हूँ, लेकिन एग्जाम के बाद मैथ का और साइंस का, इन 2 सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा, उन सभी वीडियो के माध्यम से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उनकी तो हम बात ही नहीं करते, वो तो पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो सच में पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में मेरे को बताओ कि तुम्हें कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है ना, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, उस सब्जेक्ट का वीडियो हम बना के दे देंगे। थोड़ी सी परेशानी होगी, हमारी आदत तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, हम आलसी स्वभाव के इंसान हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको वीडियो सारे मिलेंगे, बस हमें मैसेज करके परेशान करना पड़ेगा। तुम हमें मैसेज करके परेशान करोगे, 10 बार मैसेज करोगे तो हम एक बार वीडियो बना के जरूर भेजेंगे, वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहीं पे स्टॉप स्टॉप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, डेफिनेटली अच्छे से एग्जाम दो, प्रिपरेशन अच्छा करो। ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। चलो ठीक है, बाय।